गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक वैकेंसी से रिलेटेड है और वो वैकेंसी साल में एक बार निकलती है और लाखों कैंडिडेट इस वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है वो है एसएससी की तरफ से जारी की गई है, एसएससी सीजीएल। जी हाँ फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ गई है और इसमें अनुमानित जो सीट्स हैं वो 7,500 के आसपास है। ये सीट्स बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, जो हमारे दिव्यांग साथी साल भर से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें ये वैकेंसी में फॉर्म भरना है, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम लोग पूरी नोटिफिकेशन को एनालाइज कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है, आपको क्या क्या ध्यान देना है और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है इसकी डेट जो है वो सारा कुछ जो भी है, डेट, नोटिफिकेशन और उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन आखिरी कब जो होता है लास्ट तक, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। और जल्द से जल्द मैं यही बोलूँगा कि आप जैसे ही वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको सूचना जैसे भी किसी भी माध्यम से कोई भी इस तरीके से आपको अगर नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हो रही है तो आप लेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे ना तो सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है लास्ट लास्ट के दिनों में। और इसके बाद क्या होता है ना कि आपको फॉर्म भरने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और नोटिफिकेशन में क्या-क्या है वहाँ पे, और फिर हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए क्या है, सारा कुछ नोटिफिकेशन को हम लोग एनालाइज करके देख लेते हैं और उसमें समझ लेते हैं कि क्या-क्या उन्हें करना है और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तो घबराइएगा नहीं। अगर यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर और चेक करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, स्टार्टिंग डेट कब से है, एंडिंग डेट कब है और फॉर्म को फिलअप करने में क्या क्या लगेगा। ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर और चेक करते हैं नोटिफिकेशन को कि नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स एसएससी की तरफ से दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब सीधे चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं सिस्टम में नोटिफिकेशन के ऊपर। और ये रहा नोटिफिकेशन जो कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 3/4/2023 को अपलोड हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी का, जिसको आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन 2013 के लिए आप देख पा रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो ये जो है 23 के लिए जो वैकेंसीज है उसके लिए है। अभी यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ये देखिए फ्रेंड, जो नोटिफिकेशन के हिसाब से 3 तारीख से ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और जो आखिरी तारीख है वो है 3 मई 2023। तो फ्रेंड्स, आपको इस डेट के बीच में ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। और लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 मई 2023 रात के 11 बजे तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट आप 4 मई 2023 रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनको पेमेंट के लिए कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि जो एसएससी है उसमें हमारे दिव्यांग साथियों को फी में छूट है। ओके फ्रेंड्स,
फिर फ्रेंड्स देखिए, अगर मान लीजिए आपने 3/5/2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, लेकिन आपने प्रिंट निकाला और उसमें आपने पाया कि कुछ गलतियां हो गई है, जैसे कि कुछ आपने गलत फिलअप कर दिया है, तो आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर विंडोज़ ये जो है ये 7 मई और 8 मई रात 11 बजे तक ओपन, 7 मई को ओपन होगी और 8 मई रात 11 बजे तक विंडोज़ ओपन रहेगी, और इस बीच में आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके भी कुछ अपने कंडीशंस हैं। फिर फ्रेंड टायर 1 एग्ज़ाम, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो CGL है वो 2 टायर में एग्ज़ाम लेती है, टायर 1 टायर 2। तो जो टायर 2 है उसका जो प्रस्तावित एग्ज़ामिनेशन टाइम है वो जुलाई में है, यानी कि SSC के हिसाब से ये एग्ज़ाम जुलाई 2023 में हो सकता है, प्रस्तावित है, डेट आगे पीछे भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो टायर 2 है, टायर 1 के एग्ज़ाम के बाद में आपको टू बी नोटिफाइड लेटर, तो वो आपको बाद में उस डेट के बारे में बताया जाएगा, टायर 2 के बारे में। तो ये फ्रेंड नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन में और क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब पोस्ट स्टार्ट हो गया है। सो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो ये पोस्ट है ना, लेवल 8, जिसकी पे स्केल 47,600 से 1,51,100 है। तो ये दोनों जो पोस्ट है फ्रेंड, ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों जो पोस्ट है ना, ये आपका गैजेटेड पोस्ट है। देखिए ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट, नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। और इसकी एज लिमिट 18 मिनिमम होनी चाहिए और 30 मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। हमारे दिव्यांग साथियों के लिए क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो पोस्ट है, और इसके बाद फ्रेंड स्टैटिक ऑफिसर जो एक फॉर्म है, एक पोस्ट है, वो ये 3-4 पोस्ट कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है इनकी, और उसका अलग से एग्ज़ाम पैटर्न भी कुछ अलग है, तो वो हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पोस्ट दिए हुए हैं, लेकिन हमारे जो दिव्यांग साथी हैं वो हर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आफ्टर एग्ज़ाम उनको वो पोस्ट अलॉट किया जाएगा। सो ये फ्रेंड ये रहा सारा का सारा जो पोस्ट यहाँ पे करेंटली अवेलेबल है और वो किस ग्रुप में है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे जो है हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो ये फ्रेंड वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली 7,500 वैकेंसी है। देखिए फ्रेंड्स 7,500 वैकेंसीज। ये वैकेंसीज अभी अप्रॉक्स बताया गया है, लेकिन बाद में जाकर के ये वैकेंसी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। लेकिन आप लोगों को मैं 100% श्योर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो समय चल रहा है और अभी जो पीरियड है, इस पीरियड के हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि वैकेंसी घटेगी नहीं, बढ़ेगी ज़रूर। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए क्यों बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वैकेंसीज यहाँ पे है। फिर ये वैकेंसी स्टेट वाइज या पोस्ट वाइज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है वो देखने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप SSC के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाइए, वहाँ पे कॉर्नर्स, कैंडिडेट कॉर्नर्स में जाइए, फिर टेंटेटिव वैकेंसी वहाँ पे आपको दिख जाएगी। स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। बस पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे रिजर्वेशन, अगेन रिजर्वेशन जो दे रखा है वो रिजर्वेशन SC ST OBC EWS पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिफिकेशन में आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड कट ऑफ डेट और एज। सो फ्रेंड जो एज लिमिट है ना वो 1/8/2023 से ये काउंट कर रहे हैं। मतलब इस डेट पे अगर आपकी एज ओवर एज हो गई है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, बट इस डेट से पहले आपका क्योंकि फॉर्म आ चुका है तो आप अगर ओवर एज नहीं है तो आप फिलअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। तो हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनको बस ध्यान रखना है। देखिए आपको यहाँ पे ये जो है बस ये 3
जो है ये 3 आपके लिए है, बाकी सब दूसरों के लिए है। जैसे कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी को आते हैं तो आपको 10 साल की छूट है। तो मान लीजिए आपने ऊपर देखा था कि AAO के लिए जो अपर लिमिट एज थी वो 30 साल थी। तो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपकी एज अगर यदि 1/8/2023 तक 40 नहीं हो जा रही है या 40 को क्रॉस नहीं कर जा रही है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और OBC कैटेगरी को फॉलो करते हैं, मतलब OBC कैटेगरी में आप आते हैं, तो सपोज कीजिए 1 अगस्त 2023 को अगर यदि आपकी एज 43 को क्रॉस कर गई है उससे पहले, तो आप ये फॉर्म कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे जिसमें कट ऑफ एज 30 है, क्योंकि आपको 13 ईयर का रिबेट है, एज में छूट है। तो आपकी एज 43 अगर 1/8/2023 तक नहीं है तो आप OBC और PWD कैटेगरी में है तो आप 43 की एज तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। फिर आ जाता है ST/SC कैटेगरी फ्रेंड। तो अगर आप ST/SC कैटेगरी में हैं और आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आप 45 एज, अगर आपकी 45 एज नहीं क्रॉस कर की है पहले 1/8/2023 से पहले, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो 30 की एज जहाँ पे दे रखी है। तो ये फ्रेंड ये एज वाला हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और क्या इंपॉर्टेंट है चेक कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है आपका सर्टिफिकेट और के प्रोसेस, जो भी आपका सर्टिफिकेट है कैसे किस फॉर्मेट पे होना चाहिए वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कंपनसेटरी टाइम, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रोविज़न ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। सो फ्रेंड ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंपनसेटरी टाइम और स्क्राइब वाला जो सेक्शन है ये वैसे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए है जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है, स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं और लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं जिनके बोथ आर्म नहीं है, मतलब जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक सेरेब्रल पैलेसी जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली मेंशन है द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज़ प्रोवाइडेड इफ़ डिज़ायर्ड बाय द कैंडिडेट। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाते हैं और आपको स्क्राइब आपके पास नहीं है और आप ऑन द स्पॉट्स अगर चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। सो ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड कि कंपनसेटरी टाइम हमारे सभी दिव्यांग साथी भाई बहनों को नहीं मिलता है। अगर यदि आप गलती से यस करके आगे भर के चले जाते हैं तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, टायर 1 टायर 2 सारा कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा, वहाँ पे ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा आप कि आपको ये चीज़ नहीं सेलेक्ट करना है फॉर्म को फिल करते वक्त। उसके बाद आ जाता है कि क्या करना है अगर आपको स्क्राइब यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू PWD कैंडिडेट्स हैविंग डिसेबिलिटी लेस देन 40% एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग इन परसुएंस ऑफ ये नोटिफिकेशन OMN नंबर 29-6/2019 dated 10/8/2020 issued by Department of Empowerment of Person with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment. The facility provided on production of certificate as per Annexure 1A. So friends यहाँ पे देखिए अगर यदि कोई भी कैंडिडेट जिनकी डिसेबिलिटी 40% से भी बिलो है बट उनको अगर ये लिखने में परेशानी हो रही है तो वो एनेक्चर 1A दे करके वो भी स्क्राइब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये स्क्राइब सेक्शन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया था, ये देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
1/8/2023 तक ये कट ऑफ डेट है। इससे पहले आपके पास डिग्री या जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये दो पोस्ट के लिए इनकी इसेंशियल जो है वो क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके अलावा इनको क्या चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये चाहिए होगा फ्रेंड। इसीलिए अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं तो ही इस फॉर्म को फिलअप इस पोस्ट के लिए यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइएगा। ये पोस्ट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट कौन सा है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। फ्रेंड ये देखिए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए होगा, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और 60% मार्क्स इन मैथ विथ एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। मतलब कि 12th में आपको मैथ्स में 60% से ऊपर या 60% कम से कम होना चाहिए। और नहीं तो और क्या चाहिए, देखिए फ्रेंड, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब कि अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यस करते हैं वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए और ये सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके डिग्री में, तभी आप ये फॉर्म के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2। इसके लिए भी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या मांगा गया है, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने स्टैटिक्स पढ़ा है, आपके सब्जेक्ट में स्टैटिक्स एडेड है, तभी आप इस पोस्ट के लिए यस कीजिए। फिर रिसर्च असिस्टेंस इन नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो यहाँ पे इनके पास इनका भी अलग से रिक्वायरमेंट है। एक तो इनके पास इनका कहना है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये 4 पोस्ट जो हैं फ्रेंड्स, देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये 4 पोस्ट जो हैं इनके लिए फ्रेंड आपको कुछ अलग से इनकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट हैं, ऑल अदर पोस्ट, इसके लिए आपको सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे दिव्यांग साथी या भाई बहन जो भी हैं वो अगर यदि ध्यान दें, अगर अब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर एग्जाम ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, however they must possess essential qualification on or before the cut-off date, that is 1 अगस्त 2023। मतलब इनका कहना है कि ऐसे हमारे साथी भाई बहन जिन्होंने फाइनल ईयर अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम लिख दिए हैं और वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं अगर यदि उनके एग्ज़ाम 1/8/2023 से पहले पब्लिश हो जा रहे हैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं तो आपको फाइनल ईयर अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपके रिज़ल्ट 1/8/2023 से पहले पब्लिश हो जाएंगे, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और क्या इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिए इग्नू के बारे में दिया हुआ है। अर्लियर क्या होता था, इग्नू की डिग्री के बारे में बहुत प्रॉब्लम होती थी तो इनका कहना है कि अगर यदि इग्नू अगर आपको इंजीनियरिंग अवार्ड मतलब कि जो डिग्री है वो इग्नू से मिली हुई है जो कि 2009-10 से पहले अगर है तो आप उसके लिए फिर आप
वैलिड यूज कर सकते हैं। पहले क्या था कि इग्नू की डिग्री को वैलिड नहीं माना जा रहा था बीटेक जो कर चुके हैं उनके लिए, लेकिन अभी इसमें ऐड किया हुआ, देखिए फ्रेंड यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने कुछ और मेंशन किया हुआ है बोल्ड बोल्ड अक्षरों में। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया, देखते हैं। इट इज़ reiterated that the result of requisite educational qualification must have been declared by the institute university by the specific date. मेरा processing of the result by the university institute by the cut-off date does not fulfill the essential qualification requirement. सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो रिज़ल्ट है वो कट ऑफ डेट से पहले पब्लिश होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। फ़ोटो, देखिए फ्रेंड फ़ोटो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि फ़ोटो का जो साइज़ है, फ़ोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट 20 से 50 KB डिजिटल साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है उसका भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 10 से 20 KB डिजिटल साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फ़ी, सो फ्रेंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि किनको फ़ी नहीं लगेगा। देखिए फ्रेंड, women candidate and candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe, person with benchmark disability, ex-servicemen are eligible for reservation are exempted from payment of fee। तो आपको फ़ी नहीं देना है, तो फ़ी की चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस 7 तारीख को ओपन होगी और 8 तारीख को रात 11 बजे बंद हो जाएगी। तो ये ध्यान में देना फ्रेंड कि आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप ये ओपन तो होगा विंडो, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है इनकी क्राइटेरिया क्या है वो देख लीजिए फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया सेम एज इट इज़ एसएससी के सारे में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है The commission will leave a uniform correction charge of 200 for making correction and resubmitting modified corrected application for the first time, and 500 for making corrections and resubmitting modified corrected application for the second time. The correction charge will be applicable to all candidates irrespective of their gender and category। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप किसी भी कैटेगरी के हों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो भी अगर यदि आप करेक्शन करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम करेक्शन करने के लिए 200 देने होंगे और सेकेंड टाइम करेक्शन करने के लिए आपको 500 देने होंगे। तो केयरफुल होकर के फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जिससे कि आप ये चार्जेस ना दे सकें। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रेंड और क्या है। एग्जामिनेशन सेंटर, फ्रेंड आप जिस भी रीजन में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, अपने हिसाब से अपने 3 सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहला सेंटर नियरेस्ट जो आपका सबसे नज़दीकी हो वो दीजिएगा, फिर उसके बाद जो थोड़ा दूर हो, फिर जो सबसे दूर हो। ये सेंटर अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, अपने नज़दीकी सेंटर को ही सेलेक्ट कीजिएगा। और इसके बाद और क्या है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। देखिए, The computer-based examination will be conducted in 2 tiers as indicated below, Tier 1, Tier 2। ठीक है, ये देख लीजिए फ्रेंड, ये CBT का जो है वो एग्ज़ाम के लिए बता दिया है कि Tier 1, Tier 2 2 टायर में ये एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या इम्पोर्टेंट है, Tier 1 एग्जामिनेशन। देखिए फ्रेंड यहाँ पे Tier 1 के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स का जो क्वेश्चंस रहेगा, 25 ईच सेक्शन, सभी सेक्शन 25 के रहेंगे और इनका टोटल मार्क्स 200 रहेगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 2 नंबर का रहेगा और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट PWDs जो एलिजिबल होंगे उनको 20 मिनट्स ये एक्स्ट्रा भी पे दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो ये हमारे वैसे दिव्यांग साथियों के लिए है जो यहाँ पे स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं या फिर जिनको लिखने में प्रॉब्लम है उनके लिए है, ठीक है। ये टायर 1 एग्जामिनेशन है फ्रेंड। और क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, यहाँ पे मेंशन है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 0.5 मार्क्स हर गलत आंसर के लिए काट देंगे वो, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आपने 4 रॉन्ग आंसर दिए, आपके पूरे के पूरे 2 नंबर कट हो जाएंगे। और टायर 1 में जो सारे क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी सारे के इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं फ्रेंड टायर 2 एग्जामिनेशन। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, अभी SSC ने पिछले साल से ये चेंजेस किए हैं। देखिए फ्रेंड, स्कीम फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन, इसमें चेंजेस ये हुआ है कि पहले 2 पेपर होते थे और 2-2 घंटे के फर्स्ट हाफ, एक ही दिन में 2 पेपर हो जाते थे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड कह सकते हैं आप। तो वो अब हटा दिया गया है, अभी एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर दिया गया है। देखिए पहले सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, तो इसमें क्या है, मॉड्यूल 1 में आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को चेक की जाएगी, जिसके लिए 30 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स 60/3। तो टोटल हो गया फ्रेंड 30 इंटू 3 तो 180। और मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स है और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। तो टोटल 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 60 इंटू 3 180 मार्क्स टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गया। सो ये फ्रेंड, ये अभी चेंजेस के हिसाब से ये पैटर्न को फॉलो करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। सो फ्रेंड, ये 45 + 25 70 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे और 210 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि 70 × 3 तो 70 × 3 210 मार्क्स के टोटल। तो यानी कि 180 का ये सेक्शन, 210 का ये सेक्शन, ठीक है। तो टोटल हो गए 390 मार्क्स यहाँ पे हो गए फ्रेंड। ये पेपर 1 कॉमन है, सब जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उन सभी को देना है, चाहे आप स्टैटिकल ऑफिसर के लिए सेलेक्ट करें, AO के लिए सेलेक्ट करें, ये पेपर उनके लिए भी है। उसके बाद फ्रेंड, इसी में अभी देखिए फ्रेंड, पहले क्या होता था कि वो, और इसके ऊपर फिर फ्रेंड्स यहाँ पे 20 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज भी होगा। और इसी में अभी फ्रेंड SSC ने नया जोड़ दिया है कि वो डाटा एंट्री स्पीड जो है ना, पहले क्या होता था कि एग्ज़ामिनेशन के बाद होता था कि एग्ज़ाम हो जाता था, उसके बाद वो कैंडिडेट का CPT जो होता है, CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो लेते थे। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया, अभी एग्ज़ामिनेशन डे पे ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पोस्ट जो जिसमें CPT की ज़रूरत है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और जो टाइपिंग टेस्ट होती है उसके लिए, तो वो बाद में ना हो करके अभी ही होगी। और वो एग्ज़ामिनेशन में 15 मिनट का टाइम आपको उसके लिए भी मिलेगा। तो टोटल फ्रेंड, ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये टोटल पेपर 1 जो है ये सभी पोस्ट के लिए है और ये 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है, जिसमें कि 15 मिनट आपको डाटा एंट्री टेस्ट के लिए है। तो ये पैटर्न है फ्रेंड, ये कॉमन है, पेपर 1 सभी के लिए है। और अगर यदि आप स्टैटिक्स के लिए भी जाते हैं तो स्टैटिक्स का पेपर आपको अलग से देना होगा, और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 पेपर टोटल अगर आप AAO के लिए सेलेक्ट करते हैं तो आपको अलग से देना पड़ेगा।
सो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है। टायर 2 विल बी इंक्लूडेड conducting paper 1, paper 2 and paper 3 in separate shifts। सो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये टोटली पेपर 1 जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का है, पेपर 2 जो है वो 2 घंटे का है और पेपर 3 उसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पेपर 1 यहाँ पे देख लीजिए मेंशन कर रखा है, पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट्स। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 इन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया। उसके बाद पेपर जो 3 है फ्रेंड, ये किसके लिए है, विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टायर 1 फॉर पेपर 3, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये ध्यान में रखिए फ्रेंड, ये पेपर का पैटर्न हो गया। उसके बाद पेपर 1 में इन्होंने क्या क्या दे रखा है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए। मॉड्यूल 1 जैसा आपने ऊपर देखा, मैथ रीजनिंग, पेपर 2 इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड, ये सारे हो जाने हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 2 ऑन द सेम डे। तो ये पेपर ध्यान रखिए कि आपको पेपर 1 के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करना है क्योंकि ज़्यादा पोस्ट इसी पेपर में आते हैं। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फ्रेंड ये सारा पेपर 2 जो है वो सारा कुछ नॉर्मल जो दूसरे पोस्ट है उसके लिए है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 के सारे सेक्शन में आपको क्वालिफाई करने हैं, तभी आपको आगे के पेपर जो है वो मिलेगा, अगर यदि आप पेपर 2 और पेपर 3 में टायर 2 में एलिजिबल हैं तो। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे डेटा एंट्री टेस्ट के लिए इन्होंने लिख रखा है, क्या है, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ए पैसेज ऑफ 2000 की प्रेस डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। तो अगर यदि आप कोई ऐसे आपके मार्क्स आपको लगता है कि कम आएंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि जिनके मार्क्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो ये वाले पोस्ट मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलती है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इतने वर्ड्स की प्रिपरेशन आपको करके जानी है। और क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं फ्रेंड। और जो हमारे दिव्यांग साथी जिनको प्रॉब्लम है हाथों में, उनको देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा है, PWD OH कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम अटेम्प्टिंग डाटा एंट्री टेस्ट प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट सबमिट अ सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्चर 16। सो फ्रेंड ये एनेक्चर 16 के फॉर्मेट में आपको, अगर यदि आप के हाथ में प्रॉब्लम है, आप टाइपिंग टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो आपको एनेक्चर 16 किसी डॉक्टर से, मेडिकल सिविल सर्जन से लिखवा करके वो आपको जमा करना पड़ेगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट देने में प्रॉब्लम है, इसीलिए आप टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकते हैं, इससे आपको छूट मिल जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। टायर 1 के लिए सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे वो यहाँ पे दे रखा है। फिर जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछा जाएगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर टायर 2 में क्या पूछा जाएगा, ये सारा सिलेबस है, ये आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर, सारा टायर 2 में कंप्यूटर के ऊपर क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या पूछा जाएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। फिर उसके बाद
स्टैटिक ऑफिसर्स के लिए ये सारा सिलेबस है। उसके बाद जो पेपर 3 है यानी कि एएओ के लिए है, उनके लिए सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये सारा सिलेबस यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने नोटिफिकेशन को देख लिया। नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा कुछ हमने कवर कर लिया, और किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर मैंने कुछ छोड़ दिया जो मैं मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो प्लीज़ ये आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर यदि कोई भी दिव्यांग साथी भाई बहन किसी तरीके से फॉर्म फिलअप करने में असक्षम है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर उन्हें जाने में परेशानी है या कुछ और भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैं आपकी फॉर्म फिलअप करने में हेल्प कर दूंगा। अगर यदि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं खुद आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।